नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे में बात करेंगे 2 नवंबर और 3 नवंबर 2025 के अंतर्गत जो न्यूज़पेपर में हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जहां से आगामी चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार से रिलेटेड किसी प्रकार का एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूपीएससी हो या फिर किसी भी अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आपको नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है ना बिहार के भी कुछ इश्यूज को जो है ना रखते हैं साथ में, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा जो है ना नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज को हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले आज का एक न्यूज है, यानी देखिए ज्यादा 2 नवंबर को जो है ना संडे था। संडे को वैसे कुछ खास न्यूज नहीं होते हैं, इसलिए हमने 2 नवंबर को डिस्कशन नहीं किया था। और तो 2-3 न्यूज है जो कि हम कवर कर लेंगे। एक तो आप ये देखिएगा कि 2 नवंबर का ही एक न्यूज था कि पटना में सबसे अधिक 22.74 लाख महिला वोटर हैं और सबसे कम जो है ना अरवल में है। तो ये जो है ना एसआईआर जो हुआ है, ठीक है, इसके बाद जो है ना निर्वाचन आयोग का रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा रिपोर्ट जो जारी किया गया उसके अंतर्गत जो है ना ये डेटा आया है। ये डेटा हमारे एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से आपसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो है ना प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये सारे डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, अभी एसआईआर का न्यू डेटा है ये। ठीक है, तो आपसे कमीशन पूछ सकता है कि किन जिलों में जो है ना सर्वाधिक महिला वोटर की संख्या है। ठीक है, क्रमबद्ध आप सजाने के लिए बोल सकते हैं, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, तो हम उस पर बात कर लेंगे। तो यहां से एक प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटीज है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग संगठन की स्थापना की जाए, ऐसा कहना है चीनी राष्ट्रपति का। तो सबसे पहले तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये जो सहयोग संगठन है, विश्व एआई सहयोग संगठन है, ये किस तरीके से काम करेगा। ये अगर इसकी स्थापना करने की बात चल रही है तो ये चाइना के जो राष्ट्रपति हैं इनका क्या, इसके माध्यम से क्या ये संदेश देना चाह रहे हैं, वो हमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आप सभी ने कल संडे को एंजॉय किया ही होगा आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का, और उसमें जो है ना भारत की जो भारतीय जो टीम है वो साउथ अफ्रीकन टीम को जो है जीत करके और पहली बार जो है वर्ल्ड कप अपने हाथ में लिया है। ठीक है, तो यहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। और इसके साथ साथ इसरो को भारी उपग्रह छोड़ने में जो है ना बड़ी कामयाबी मिला है, और इसके अंतर्गत जो है ना LVM-3 जिसको हम बाहुबली के नाम से भी जानते हैं, वो जो है सबसे भारी उपग्रह छोड़ा है। ठीक है, तो ये भी हमारे एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसरो को भारी उपग्रह छोड़ने में बड़ी कामयाबी मिली है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक रिपोर्ट आया है दोस्तों, ये शराब को लेकर के, दुनिया में शराब की खपत जो है ना घटी है, लेकिन जो है ना भारत में जो है ना बढ़ती जा रही है। उसके पीछे के कारण जानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये जो टॉपिक है हमें हमारे अगर हम यूपीएससी के हिसाब से देखें तो ये सोसाइटी का भी टॉपिक बनता है, और साथ ही साथ जो है ना आप देखेंगे स्वास्थ्य को लेकर के जो है ना हमारे लिए टॉपिक ये बन जाता है। समझ रहे हैं? तो यहां से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि भारत में जो है ना ये बढ़ता जा रहा है और दुनिया जो है इससे जो वर्ल्ड में इसकी खपत कम होती जा रही है। तो आप ये खुद सोचिए कि जब अगर वर्ल्ड में अगर इसकी डिमांड कम होगी और भारत में बढ़ेगा तो विदेशी कंपनियां क्या करेगी, भारत में आएगी। ठीक है, मुनाफा कमाने के लिए। तो ये सारे न्यूज हैं, और अगर हम बात कर रहे हैं 2 और 3 नवंबर की, तो लगभग जो है ना आज 10 से 12 ऐसे न्यूज हैं जो आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे सारे पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाते हैं ताकि आप उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो बिना किसी देर का बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे आज 2 और 3 नवंबर पे डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहला हमारा न्यूज है बिहार से रिलेटेड, और यहाँ पर जो है ना पटना में सबसे अधिक 22.74 महिला वोटर हैं और सबसे कम जो है ना अरवल में। ये अपने आप में एक डेटा याद रखिएगा, ये डेटा बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एसआईआर के द्वारा जो है ना हाल ही में जारी रिपोर्ट के, ठीक है, एसआईआर के बाद जो है निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया ये रिपोर्ट है। इसके अंतर्गत ये चीजें कही गई है। इसमें कहा गया है कि महिला मतदाता की जो संख्या है, कहां पे महिला मतदाता की जो संख्या आप यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा जिला है सबसे अधिक महिला वोटर वाला, तो पटना है सबसे ज्यादा, उसके बाद पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है यहाँ पे मुजफ्फरपुर का नाम आ जाता है, फिर गया जी, फिर मधुबनी। ठीक है, तो ये आपको 5 जिले जो है ना आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि इन 5 जिलों में सबसे कम वोटर हैं। तो सबसे कम वोटर की अगर हम बात करें, देखिए क्रम से बात किया जा रहा है, सबसे कम कहाँ पे है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अरवल में है, दूसरे नंबर पे शेखपुरा है। देखिए शेखपुरा नहीं होगा, यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा क्रम में जो है ना कमी है। यहाँ पर आपका अरवल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये अरवल आ जाएगा यहाँ पे और शेखपुरा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर भी थोड़ा सा जो है ना इन्होंने जो है गलती किया है, इस यहाँ पे आपका ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये चला जाएगा मधुबनी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखने वाली बात है। कई बार ये जो है ना हो जाता है, प्रिंटिंग इश्यूज है, ये न्यूज़पेपर का ही है, ये हमारे द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये हमें न्यूज़पेपर के ही माध्यम से हम लोग आपके साथ डिस्कशन करते हैं। तो मुंगेर में देखिए कितना है,
तो 4,64,709 वोटर हैं जो महिलाओं की है संख्या है। जहानाबाद में 3,78,949 है, लखीसराय में 3,47,271 और शेखपुरा में हम बात करें तो शेखपुरा में 2,34,214 है। जबकि अरवल में अगर हम बात करें तो कितना है, तो 2,47,012। तो ये आपका चला जाएगा चौथे नंबर पे और पांचवें नंबर पे आ जाएगा शेखपुरा। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब कहा जाता है ना कि जो पहला चरण है, कब है पहला चरण का चुनाव, आप सभी को पता होना चाहिए। पहला चरण का जो चुनाव है ये आपका 6 नवंबर का है दोस्तों, ठीक है ना, 6 नवंबर को है। और यहाँ पर कहा जाता है ये कितने जिलों में हो रहा है, तो 18 जिलों में। कई बार प्रश्न आपसे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी किसी भी एग्जामिनेशन में बिहार के अंतर्गत कि पहले चरण के अंतर्गत कितने जिलों में जो है मतदान किया गया था या करवाया गया था, तो 18 जिला याद रखना है ये। ठीक है, अब ये जो जिला है ना, ये आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका जो है ना मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर। ठीक है, और दूसरा चरण का जो चुनाव है ये 11 नवंबर को होने वाला है यहाँ पे वोटिंग, और इसमें 20 जिले शामिल हैं। तो बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो कुल जो है ना 38 जिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले में 18, दूसरे में 20 है। ठीक है, अब वो 20 जिले के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन है। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया जी, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको 38 जिलों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और वोटिंग कब है, मतलब कि आपके जो है ना, जब इसका जो गणना कब होगा, मत आप तो वोट डाल दिए, लेकिन उसकी जो है ना गणना कब किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये होगा आपका 14 नवंबर को, यानी आप ये देखेंगे कि 14 नवंबर को जो है ना आपका रिजल्ट आ जाएगा शाम तक कि किसकी जो है ना सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है, महागठबंधन की सरकार बन रही है, क्या जन स्वराज की सरकार बन रही है। ठीक है, तो ये तीन जो है पार्टियां हैं प्रॉपर रूप से अगर हम बात करें, ठीक है, जिस सक्रिय रूप से वहां पे अभी चुनाव लड़ रही है। ठीक है, अब देखते हैं, ये हमने ये सारी चीजें देख लिया है, समझ रहे हैं ना। अब ये भी चीजें इसमें देखना है कि दोस्तों की एक क्वेश्चन आपसे यहां भी ये भी पूछा जा सकता है कि देखिए कि टोटल जो है ना राज्य में कुल कितने वोटर हैं। हमने आपसे पहले भी बताया था कि जो एसआईआर हुआ, ठीक है ना, एसआईआर हुआ है, तो एसआईआर के माध्यम से जो है ना जो अभी आज के डेट में जो डेटा है बिहार में कुल मतदान का, ठीक है, तो कितने कुल मतदान है, तो आपको याद रखना है 7,41,92,357। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। और इनमें अगर हम बात करें कि पुरुष की कितनी है, पुरुष की, ठीक है, तो पुरुष के बारे में बात करें, यहां पर हमने लिख दिया एम फॉर मेल। ठीक है, तो इनकी संख्या कितना है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 3,92,07,804। ठीक है, और अगर हम फीमेल मतदाता की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3,49,82,828। थर्ड जेंडर, ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं अदर का कितना हो जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है 1725। ठीक है, तो ये टोटल जो है ना आपको डेटा याद रखना है कि टोटल मतदाता बिहार में फिलहाल कितना है एसआईआर के बाद, एसआईआर करने के बाद जो है ना ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। तो इतना जानकारी हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, कहा जा रहा है हिंद प्रशांत क्षेत्र को दबाव से मुक्त रहना चाहिए, ऐसा कहना है किनका, तो ऐसा कह रहे हैं रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह जी, और ये फिलहाल मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में गए हैं आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में। ठीक है, और उन्होंने वहां पर ये बातें कही है, और उनका कहना है कि देखिए हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है वो मुक्त, समावेशी और किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त रहना चाहिए। और इनका जो टिप्पणी आया है, ये आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक, आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है ADMM प्लस में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब कहा जाता है ना कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक सैन्य गतिविधियों और सैन्य प्रदर्शन को लेकर के पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक चिंताएं बढ़ाई है। और इनका कहना भी है राजनाथ सिंह जी का कि भारत आसियान के नेतृत्व वाले समावेशी क्षेत्रीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का पक्षधर है। उन्होंने ये भी कहा कि यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के प्रत्येक राष्ट्र की संप्रभुता जो है सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक सुरक्षा की दृष्टि से जोर दिया जाए। और ऐसे समय में इनका जो टिप्पणी जो आया है, ये ऐसे समय में आया है जब आसियान के कई सदस्य और लोकतांत्रिक देश विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के निरंतर पालन की मांग कर रहे हैं। ठीक है, फिलीपींस के रक्षा मंत्री अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षवाद के प्रति भारत के सम्मान की प्रशंसा भी की है। तो हम देखेंगे कि ADMM प्लस क्या है, ठीक है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बना सकता है। ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो आप, ये जरूरी नहीं है कि आप बिहार का ही दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन में अगर आप अपेयर होना चाह रहे हैं, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो,
यूपीएससी हो, किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन में अगर आप अपेयर होना चाह रहे हैं, जहां पे करंट इश्यूज पूछे जाते हैं, वहां पे यहां से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज रहेगी। अब कहा जाता है ना कि जो ये आप देख रहे हैं एडीएमएम प्लस जो आसियान है, ये आसियान के जो है ना, आसियान के 11 देशों 11 देशों और उसके 8 जो है ना संवाद साझेदार का ग्रुप है। ठीक है, अब इसमें जो है ना हम बात करें कि जो 8 जो है ना 8, इसमें कौन कौन सा देश आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा आपका, याद रखना है, भारत। भारत के साथ साथ आप देखेंगे चाइना आ जाएगा, चाइना के साथ साथ आप ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा आपका, इसके साथ साथ जापान आ जाएगा। कई बार जो है ना प्रश्न पूछता है, न्यूजीलैंड आ जाएगा, इसके साथ साथ कोरिया आ जाएगा, और कौन आ जाएगा, रसिया आ जाएगा, और यूएसए आ जाएगा। तो ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो है ना संवाद साझेदार प्लस 11 जो देश हैं आसियान के, वो इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये एडीएमएम के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो है ना आसियान के जो आप देख रहे हैं कि एडीएमएम प्लस कंट्री है, तो ये जो है ना दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र का जो राष्ट्र संघ जो है ना, इसका एक जो है ना ये ग्रुप है जिसमें 11 कंट्री हैं। अभी 11 कंट्री में जो है ना आप कहेंगे कि सर इसमें तो 10 ही कंट्री है, 11वां जो है, 11वां कौन है बताइए, आपको आप सभी को पता होना चाहिए 11वां कंट्री कौन है। तो ये जो है ना पूर्वी तिमोर जो है ना शामिल किया गया है, लेकिन अभी जो है ना इसको पूर्ण रूप से जो है ना अभी सदस्य में शामिल नहीं किया गया है, अभी वो जो है ना प्रक्रिया में है। ठीक है, तब ये देखिए कि अभी जो है फिलहाल जो है ना 10 है, प्लस जो है ना वो एक जो कंट्री है पूर्वी तिमोर, अभी वो बना नहीं है, इसलिए अभी 10 कंट्री हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और इसमें अगर हम बात करें थोड़ा सा और कि कहा जाता है कि इसकी स्थापना कब किया गया था आसियान का, तो आसियान का जो है ना स्थापना किया गया था दोस्तों, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं, अगस्त 1967 में किया गया था, अगस्त 1967 में किया गया था। और कहां पे इसका स्थापना किया गया था, तो बैंकॉक। कहां है बैंकॉक, थाईलैंड में। ठीक है, अब कहा जाता है ना कि ये जो स्थापना किया गया था, तो ये किस घोषणा के माध्यम से किया गया था, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये बैंकॉक घोषणा के द्वारा इसको लाया गया था। और जब इसके माध्यम से जब आया था, तो इसमें 5 मूल सदस्य थे। ठीक है ना, 5 मूल सदस्य थे, ये आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए। अभी से 5 सदस्य का नाम आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपका इंडोनेशिया था, इंडोनेशिया के साथ साथ मलेशिया था, जहां पे ये समिट हो रहा है कुआलालंपुर में। फिलीपींस था, फिलीपींस के साथ सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये 5 कंट्री जो है ना, आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है मूल सदस्य थे, यानी ये जो है ना संस्थापक सदस्य में थे। लेकिन इसका जब विस्तार किया गया, तो विस्तार कब किया गया बताइए, तो विस्तार किया गया, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, इसका जो विस्तार किया गया था कब, तो ये किया गया 1984 में पहली बार किया गया ब्रुनेई में किया गया। फिर कब किया गया, तो ये किया गया 1995 में, कहां पे, तो ये वियतनाम में किया गया। फिर किया गया 1997 में लाओस और म्यांमार में किया गया। फिर किया गया 1999 में कंबोडिया में। और वर्तमान में जो है ना दोस्तों, इसमें कुल कितने सदस्य हैं हमने आपको बताया, यहां पर आप देख सकते हैं 11 कंट्री तो है, लेकिन पूर्वी तिमोर जो है अभी पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया गया है, तो 10 अभी पूर्ण रूप से शामिल सदस्य हैं इसमें। ठीक है, तो एक एक करके उन चीजों को आप देख सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, आसियान का उद्देश्य क्या है, तो आसियान में जो है ना आसियान चार्टर 2008 में आया था। ठीक है, और उसमें जो है ना 5 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। क्या कहा गया था कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना इसका जो है मूल उद्देश्य है पहला। ठीक है, आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना। ठीक है, दूसरा क्या था, तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तीसरा क्या था, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। चौथा पॉइंट था परस्पर सहयोग
और आपसी सम्मान बनाए रखना। और पांचवा पॉइंट था बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षा करना। सुन रहे हैं, यानी गुट निरपेक्ष नीति की बात करता है ये। तो आसियान का जो है ना, जो चार्टर आया 2008 में, उसमें जो है ना ये 5 पॉइंट रखा गया था, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो है ना, आसियान कंट्री काम कैसे करता है, आसियान कंट्री किस सिद्धांत पे काम करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आसियान कंट्री जो है ना, 4 सिद्धांत पे काम करता है। पहला सिद्धांत याद रखना है, क्या पहला सिद्धांत है गुट निरपेक्षता का। गुट निरपेक्षता का, कि हम किसी भी जो है ना गुट के साथ हम जुड़े हुए नहीं है, ठीक है ना, सबके साथ हमारा जो है संबंध बेहतर रहे और सभी जो सदस्य हैं उनके साथ सर्वसम्मति से जो है ना निर्णय लिया जाए। दूसरा और तीसरा अहस्तक्षेप की नीति, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, समझ रहे हैं। तो ये, और चौथा था शांतिपूर्ण विवाद समाधान। लेकिन साउथ चाइना सी का मुद्दा आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ उपलब्धियां भी हैं इसके। क्या क्या उपलब्धियां हैं, तो देखिए, आसियान मुक्त व्यापार समझौता कब हुआ, 1992 में स्थापित किया गया, ठीक है, ताकि जो है ना सदस्य देशों के बीच में जो है ना व्यापार जो है ना बढ़ाया जाए और व्यापार शुल्क को जो है ना कम किया जाए, इसका मूल उद्देश्य था। इसके साथ साथ हम बात करें कि आसियान आर्थिक समुदाय यानी 2000 इसको कब स्टार्ट किया गया, तो 2015 में इसको स्थापित किया गया था और एक बाजार और उत्पादन आधार जो है ना तय करना था। तीसरा था दक्षिण चीन सागर में, साउथ चाइना सी में शांति, यानी जो विवादित जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में आचार संहिता पर बातचीत किया जाए, कोड ऑफ कंडक्ट पे बातचीत किया जाए, ठीक है, किसी की संप्रभुता पर जो है ना कोई जो है दखलंदाजी ना करे। चौथा था आपदा प्रबंधन, ठीक है, यानी आसियान समन्वय केंद्र की स्थापना करने की बात था। और पांचवा था बाहरी संवाद, यानी जिसमें संवाद साझेदार के रूप में आप भारत, चीन, जापान, अमेरिका, रूस, यूरोपियन यूनियन आदि, आसियान प्लस 3 की बात करता है ये, यानी आसियान के साथ साथ 3 और कंट्री जिसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, आप देख रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ये बाहरी संबंध, यानी 18 देशों का ये मंच है, इसके साथ भी है संबंध। अब हम क्या देखते हैं कि भारत और आसियान का संबंध, तो भारत जो है ना संवाद साझेदार बना कब से, तो 1995 से बना। और दिल्ली घोषणा पत्र आया 2018 में, जिसमें भारत आसियान राजनीतिक साझेदारी हुई 2018 में, दिल्ली घोषणा पत्र। फिर व्यापार जो है, इसमें कहा जाता है कि व्यापार जो हुआ 2022-23 में, भारत आसियान व्यापार कितने बिलियन डॉलर का हुआ, तो 120 बिलियन डॉलर का जो है ना हुआ है। और भारत जो है हमेशा से एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो है ना भारत का विशेष ध्यान है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना होता है। कुछ चुनौतियां भी हैं, उस चुनौतियों को भी आपको ध्यान में रखना होता है कि जो चुनौतियां हैं, सबसे पहली चुनौतियां यही है कि दक्षिण चीन सागर विवाद है चीन के साथ, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। म्यांमार संकट है, 2021 से जो है सैन्य तख्तापलट के बाद जो है ना वहां पर एक तनाव की स्थिति बनी हुई है। आर्थिक असमानता, सिंगापुर वर्सेस लाओस की बात किया जाता है। जलवायु परिवर्तन और आपदाएं भी हैं। बाहरी प्रभाव भी है अमेरिका वर्सेस चाइना का, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हमें देखना पड़ता है। अब कहा जाता है ना कि आसियान का जो है ना कि प्रतीक क्या है, बताइए, प्रतीक चिन्ह क्या है और उसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो इसका प्रतीक चिन्ह जो है ना, ये धान की बालियां है, जो कहता है एकता का प्रतीक जो है ना, एकता का प्रतीक कहता है धान की बालियां। और मुख्यालय कहाँ है आसियान का, तो बताइए, तो मुख्यालय जो होगा वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। और इसकी जो है ना कोई, अगर हम पूछे कि इसकी मुद्रा भी है क्या कोई, तो बोल सकते हैं नहीं, कोई भी मुद्रा नहीं है, ठीक है, कोई भी साझा मुद्रा नहीं है। हर देश की अपनी मुद्रा यहाँ पे काम करता है और आधिकारिक भाषा अंग्रेजी रखी गई है, ठीक है। भविष्य की योजना क्या है, एशियन विजन, अगर हम बात करें 2040 का, तो आपको वो ध्यान रखना है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात करता है, सतत विकास लक्ष्य की बात करता है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की बात करता है, मास्टर प्लान 2025 की बात करता है, और जलवायु परिवर्तन से निपटना जो है ना, ये है इसकी योजना। अब जो है ना ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन अगर हम बात करें तो कहा जाता है ना कि आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे सफल क्षेत्रीय जो है ना संगठन है, जो युद्धग्रस्त क्षेत्र को आर्थिक शक्ति केंद्र के रूप में बदल चुका है। यह शांति, समृद्धि और सहयोग का प्रतीक है। और विश्व की 4% आबादी और 6% जो जीडीपी किसके पास है, तो आसियान के पास है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम देखें ओवरऑल, अगर हम देखें ना, तो जो आसियान का जो है जो अर्थव्यवस्था है वो कितने का है, तो वो है 3.8 ट्रिलियन डॉलर का, जो इसे विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है। समझ रहे हैं, तो ये थोड़ी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये जो है ना अभी जो इशू चल रहा है, देखिए प्रश्न जो है ना यूपीएससी में पूछा था, यूपीएससी सीएससी, अगर आप 2025 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो वहां से भी मिस्टेक के बारे में आपसे प्रश्न पूछ चुका है। और इसमें जो है ना क्वेश्चन जब पूछता है ना, तो ज्यादा से ज्यादा आपसे यही स्टेटमेंट बनाएगा, ठीक है। एक तो घोषणा पत्र की बात करेगा, ठीक है, इसके साथ साथ कि इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, स्टेटमेंट अगर बनाएगा तो, या फिर इसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं,
ऑब्जर्वर कंट्री कौन कौन से है, ठीक है, ये सारी चीजें। G20 के बारे में भी क्वेश्चन पूछा था। तो ऐसी चीजों पे जो है ना आपके जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उस पे हमारी जो है ना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज पे। कहा जा रहा है कि विदेशों में सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश के बासिंदे हैं। तो हम बार बार कहते हैं ना कि देखिए पलायन जो है केवल और केवल जो है ना बिहार से, बिहार भारत के अंतर्गत किसी अदर स्टेट में तो है ही है, ठीक है, इसके साथ साथ जो है ना भारत से जो है ना विदेशों में भी बहुत ज्यादा पलायन है, समझ रहे हैं। वहां पर अच्छी, देखिए लोगों को जो है ना एक अच्छी वेतन चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, तो लोग जाते हैं। जब वहां पे नीड है तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए अगर हमें रोजगार चाहिए तो हम जाएंगे ना, ठीक है। तो ये जो है ना भारतीय विदेश मंत्रालय के विदेश जाने वाले श्रमिकों के 5 साल के आंकड़ों से ये खुलासा हुआ है। और पश्चिम बंगाल जो है ना तीसरे नंबर पर है इसमें। बिहार, उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जो है विदेश में रहते हैं और तीसरे नंबर पर कौन है, पश्चिम बंगाल के लोग। तो ये चीजें जो है ना हम इसके बारे में देख लेते हैं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिक देश के साथ ही रोजगार की तलाश में विदेश जाने में भी क्या है, अव्वल हैं। और हाल ही में जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जाने वाले श्रमिकों में, विदेश जाने वाले श्रमिकों में 5 साल के आंकड़े जारी किए, उससे यह जानकारी प्राप्त हुआ है। और यह विदेश मंत्रालय के अनुसार यह जानकारी दी गई है। कहा जाता है कि मौजूदा समय में 18 देशों में रोजगार के लिए जाने वाले कम पढ़े लिखे लोगों को इमिग्रेशन चेक कराना होता है। और इसका उद्देश्य जो है श्रमिकों को विदेशों में शोषण से बचाना। ऐसे श्रमिकों की इमिग्रेशन चेक के दौरान रोजगार के दस्तावेज भी देखे जाते हैं। इसके साथ साथ कहा जाता है कि 18 देशों में पिछले 5 सालों में जो है ना करीब जो है ना 16 लाख श्रमिक भारत से गए हैं। और ये आंकड़ा मंत्रालय का आंकड़ा है। इसके अनुसार कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 5.49 लाख, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो बिहार से 2.84 लाख, तीसरे नंबर पे कौन है, पश्चिम बंगाल है 1.24 लाख, और राजस्थान से जो है ना 1.11 लाख, और तमिलनाडु से 96,000 श्रमिक जो है ना कहां गए हैं, विदेश गए हैं। इन श्रमिकों को ई माइग्रेट पोर्टल पे भी पंजीकृत किया जाता है। तो वहां से ये डेटा आया है, समझ रहे हैं। तो ये जानकारी हमारे पास होना चाहिए। यहां से एक फैक्ट बनता है। पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे दोस्तों यूपी है। दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे बिहार है। और तीसरे नंबर पे कौन है, तो ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें जानकारी के लिए होनी चाहिए। अब कहा जाता है ना कि पूर्वोत्तर राज्यों के श्रमिक सबसे कम जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि पिछले 5 सालों में सिक्किम से जो है ना 21 लोग गए हैं, नागालैंड से 17 गए हैं, मिजोरम से 3 गए हैं, अरुणाचल प्रदेश से 19 गए हैं, मणिपुर से 142 गए हैं, मेघालय से 40, लद्दाख से जो है ना महज 6 श्रमिक इन देशों में रोजगार के लिए जो है ना गए हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि देखिए इन देशों में जाने के लिए जो है ना इमिग्रेशन चेक की जरूरत होती है, जिसमें जिन 18 देशों की जो सूची है उनमें अगर हम बात करें तो कहा जाता है अफगानिस्तान है, बहरीन है, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, सूडान साउथ में यानी साउथ सूडान, थाईलैंड, यूएई, यमन, सीरिया, ये हैं। कहा जाता है कि जो श्रमिक 10वीं से कम पढ़े हैं उनके पासपोर्ट में ईसीआर चेक जरूरी लिखा रहता है। इन देशों के अलावा अन्य देशों में इमिग्रेशन चेक की जरूरत नहीं होती है। इन देशों में भी तभी होती है जब रोजगार के लिए जा रहे हैं। तो ये भी चीज आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज पे बात करते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि पटना पुस्तक मेला 5 दिसंबर से जो है ना शुरू किया जा रहा है। कहां पे, पटना में। तो पहले चरण के चुनाव होने वाला है कब, 6 तारीख को। और पटना पुस्तक मेला का जो है शुभारंभ 5 दिसंबर से, सॉरी ये तो नवंबर की बात है अभी, ठीक है ना। 6 और 11 फिर 14 को रिजल्ट आ जाना है। तो 5 दिसंबर से जो है ना पटना पुस्तक मेला का जो है ना शुरुआत हो जाएगा। और ये कब तक चलेगा, तो ये चलेगा 5 दिसंबर से जो है ना 16 दिसंबर तक चलेगा। कहां पे, गांधी मैदान में इसका शुभारंभ, इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। और इसका थीम भी आपको पता होना चाहिए कि वेलनेस अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है, वेलनेस अ वे ऑफ लाइफ। इस थीम के साथ जो है ना ये इस बार का जो है पटना पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब कहा जाता है कि ये जो मेला है जो है ना ये 41 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। और इस मेले में दुनिया की सबसे महंगी किताब मैं की प्रदर्शनी इस बार मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। तो आपको इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं, दुनिया का सबसे महंगी किताब मैं है, ठीक है ना। कहा जाता है कि इस पर केंद्रित ग्रंथ उदय कार्यक्रम भी होगा, जिसमें अधिक संख्या में लोगों की उपस्थिति की संभावना है। थीम पर आधारित राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम स्वास्थ्य संवाद होगा, जिसमें डॉक्टर विकास शंकर के संयोजन में जो है ना देश के प्रमुख डॉक्टर श्रोताओं से सीधे संवाद करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि देखिए पटना लिटरेरी फेस्टिवल और पटना पुस्तक मेला के संयुक्त बैनर तले इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। खासकर इसमें जो है युवाओं के लिए तेरी मेरी प्रेम कहानी कार्यक्रम होगा, जिसमें देश की चर्चित किसासको डॉक्टर कुमार बिमलेंदु दुनिया की चर्चित प्रेम कहानियां सुनाएंगे। इस दौरान विशेष कलाकारों की कलाकृतियों को भी प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज में बात करें दोस्तों। कहा जाता है कि दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद डिजिटल अरेस्ट कर ठगने के बड़े केंद्र हैं, ठीक है। आपको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद डिजिटल अरेस्ट। देखिए डिजिटल अरेस्ट जो है कॉन्सेप्ट है, एक
टर्म चल रहा है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चर्चा में रहा डिजिटल अरेस्ट क्या है, ठीक है, तो उससे जो है ना स्टेटमेंट आपको बना सकता है कमीशन। तो कहा जाता है यहाँ पे कि देश के बड़े जो बड़े शहर हैं वहां पे साइबर अपराध का हॉटस्पॉट ये जो है ना बन रहा है। इसके यहाँ पे कहा जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है दिल्ली एनसीआर है, बेंगलुरु है, हैदराबाद, डिजिटल अरेस्ट कर लोगों के से जो है साइबर ठगी के 3 सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं। और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C कहा जा रहा है, I4C के विश्लेषण में यह खुलासा किया गया है। कहा जाता है I4C के अनुसार साइबर ठगी के मामले सामने आए मामलों में से 65% यहीं से रिपोर्ट किए गए हैं। इनमें बेंगलुरु की भागीदारी 26.8, हैदराबाद की जो है 19.97 और दिल्ली एनसीआर की भागीदारी जो है ना 18.14% है। साइबर अपराधी लोगों को वीडियो कॉल कर खुद को जांच एजेंसियों का अधिकारी बता करके पैसे की ठगी कर रहे हैं। अपराध की यह नई दुनिया पुलिस के लिए चुनौती बनती जा रही है और कहा जाता है कि अगले माह जो है 60वें डीजीपी आईजीपी का वार्षिक बैठक में इस मुद्दे पर मंथन भी किया जाएगा। तो ये जो है ना मेजर कंसर्न इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मेजर कंसर्न है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो है ना अगर आप आंतरिक सुरक्षा पढ़ते हैं, ठीक है, यूपीएससी के सिलेबस के पेपर 3 का पार्ट है आंतरिक सुरक्षा, तो जिस तरीके से नस्लवाद, आतंकवाद, ठीक है ना, उग्रवाद, माओवाद जैसे टर्म आपको ध्यान में रखना होता है, उसी तरीके से आपको एक डिजिटल अरेस्ट, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा और ये बहुत ही मेजर कंसर्न है ये, ठीक है। कहा जाता है कि सुरक्षित स्थानों से ठगी की जाती है। कहा जाता है गृह मंत्रालय के तहत जो है ना कहा जाता है आने वाले I4C के आंकड़े के अनुसार साइबर ठगी का धंधा सुरक्षित स्थानों से संचालित किया जा रहा है। इस साल के शुरुआती में यानी 2000 कहा जाता है कि 2025 के शुरुआती में जो है ना 5 महीने में भारतीयों ने 7,000 करोड़ रुपया गंवाए हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो है ना चीन, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड से संचालित साइबर ठगों ने वसूला है। कहा जाता है इन देशों में ठगी के लिए ठगों के गिरोह ने भारतीयों को लगा रखा है जिनसे जबरन ठगी कराई जा रही है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना ये दूसरे देशों के सहयोग से चीजें हो रहा है। अब हम बात करते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से जो है ना ग्राफ बढ़ा है, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 2022 से लेकर के 2025 का ये जो है ना क्रम है, जहां पर आप देखेंगे कि कितना ज्यादा जो है ना ये बढ़ा है, यानी 10,29,026 से बढ़ करके 36,045 हो गया है, ठीक है, 45,000 यानी लगभग 36,45,00,45,000 के आसपास जो है ना ये अपराध, साइबर अपराध बढ़ गए हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि 7,000 करोड़ भारतीयों ने इस साल शुरू के 5 महीने में जो है ना गवा दिए हैं, ये हमने आपसे बात किया ही। और 22,845 करोड़ रुपए साइबर अपराधियों ने लोगों से 2024 में ठगे हैं और 7,465 करोड़ रुपया वर्ष 2023 में साइबर ठगों ने लोगों से लूट लिया है। कहा जाता है का पहला जो केस आया वो कहा जाता है महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से जो है ना सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनकी पत्नी को साइबर ठगों ने 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा और 1.2 करोड़ रुपया ऐंठ लिए। ठगी का पता चलने पर बुजुर्ग की मौत हो गई। दूसरा जो केस आया वो दिल्ली के एक व्यक्ति को फेसबुक पर निवेश के झांसे से फंसाया गया और बेटी विदेश में पढ़ ले इसके लिए उन्होंने झांसे में आकर के 38 लाख रुपया भी दे दिया। बाद में पता चला कि उनसे ठगी हो गई है। तो इन सारी चीजों से जो है ना आपको बचना है, ये सारी चीजें इसलिए हम डिस्कशन कर रहे हैं ताकि अगर इस तरीके से आपके अगर कोई कॉल आते हैं, आपके पास कुछ ऐसी चीजें आती हैं, तो जब तक उसकी जो है ना आप सबसे पहले तो आप साइबर सेल को आप इसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए, लोकल जो है पुलिस थाना में जाकर के आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए, ठीक है। और कोई भी डेटा आप उनके साथ शेयर करने से बचिए। और ऐसे मैं तो कहूंगा कि ऐसे कॉल अगर आपको लगे कि अनजान नंबर है, ठीक है, तो उस पर कॉल पिक ना करें आप, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। कहा जाता है कि सुधार पर काम जारी है और 782 करोड़ रुपए की साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। समन्वय पोर्टल से अपराधियों तक पहुंच आसान हुई है। पुलिस को जांच के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना कुछ सुधार है, आप वे फॉरवर्ड में बात कर सकते हो। सावधान ही बचाव है, जैसा कि हमने आपसे बात किया कि अनजान मेल मैसेज पर न जाएं, ठीक है, उस पर क्लिक ना करें, किसी अनजान व्यक्ति का वीडियो कॉल ना उठाएं, खुद को कोई सरकारी अफसर बताए तो डरे नहीं, तुरंत किसी जानकार को बताएं। और यहाँ पर जो है ना साइबर क्राइम के लिए जो है ना नंबर दिया गया 1930 पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो ये चीज आपको जानकारी के लिए जरूरी है। अब कहा जाता है दोस्तों कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विधानसभा में जानकारी दिया है और ये जानकारी ये है कि जो है ना जो केरल जो है वो अत्यधिक गरीबी से जो है ना मुक्त हो चुका है, ठीक है ना, इसकी जानकारी इन्होंने दिया है। और विपक्षी दलों ने जो है ना सरकार के दावे की धोखाधड़ी करार दिया है। देखिए हमें जो है ना उन सारी चीजों पे नहीं जाना, हमें देखना है कि किस आधार पर इन्होंने किया है, ठीक है, तो वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि देखिए इन्होंने जो है ना आवास हो, औषधि हो, भोजन देकर के अत्यधिक गरीबी मिटाई है। और वर्ष 2021 में सरकार ने अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना की शुरुआत किया था, तो ये डेटा आपको याद रखना है। 2021 में जो है ना केरल सरकार ने अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना की शुरुआत किया था और इन्होंने जो है ना केरल की स्थापना दिवस पर जो है ना ये चीजें बात कही है
और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार का दावा है कि केरल ऐसा करने वाला जो है ना भारत का पहला राज्य बन गया है। कहा जाता है कि वर्ष 2021 में सरकार ने अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना की शुरुआत की थी और इन्होंने मुख्यमंत्री जो है केरल के, उनका कहना है कि यह उपलब्धि सरकार, विभिन्न विभागों और स्वयं सेवकों की कड़ी मेहनत के परिणाम है। केरल ने सतत विकास सूचकांक यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके साथ साथ अब ये हमें चीजें नहीं देखना है हमें कि विपक्ष ने क्या कहा है, वो सारी चीजें हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कहा जाता है कि भारत में चीन के राजदूत हैं सू फेइहोंग ने केरल सरकार को राज्य में अत्यधिक गरीबी समाप्त करने पर जो है एक्स पर बधाई भी दिया। ठीक है, अब कहा जाता है कि अत्यधिक गरीबी हटाने के लिए ये कदम उठाए गए, कौन कौन से कदम है वो आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि 62 लाख परिवारों को कल्याणकारी पेंशन दिया गया और लगभग 4.7 लाख बेघर परिवारों को घर दिया गया। लगभग 6000 सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना किया गया। 43 लाख परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा दिए गए और 4 लाख परिवारों को जमीन उपलब्ध कराने जैसे उपायों से केरल में अत्यधिक गरीबी खत्म करने में मदद मिली है। केरल ने अत्यधिक गरीबी उन्मूलन पर 1000 करोड़ से अधिक खर्च किए हैं। समझने बात, कहा जाता है, इनका कहना है, जो मुख्यमंत्री उनका कहना है कि देखिए लक्ष्य हासिल करना बहुत कठिन था, लेकिन इसे जन भागीदारी से समन्वय तरीके से पूरा किया गया है। और इन्होंने ये भी कहा कि राज्य से अत्यधिक गरीबी उन्मूलन का निर्णय 2021 में दूसरी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार की पहली कैबिनेट में लिया गया था और सरकारी सामाजिक कल्याण योजनाएं, शैक्षणिक सुविधाएं, ग्रामीण रोजगार गारंटी, आजीविका वितरण से यह सुनिश्चित किया गया है कहीं भी भुखमरी न रहे। ठीक है ना, ये भी चीज सुनिश्चित किया गया है। अब जो है ना इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है। कहा जाता है दूसरे राज्य अपना सकते हैं कौन सा मॉडल, तो केरल मॉडल, ऐसा कहना है केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उनका। ठीक है, तो राज्य से अत्यधिक गरीबी उन्मूलन के साथ राज्य कल्याणकारी पहल की प्रयोगशाला के रूप में राष्ट्र के सामने ऐसा नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है जिसे अन्य राज्य अपना सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि यह अंत नहीं है बल्कि नई शुरुआत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अत्यधिक गरीबी फिर न आए। अत्यधिक गरीबी मुक्त स्थिति बनाए रखने के लिए सतर्क और कार्रवाई की आवश्यकता है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि बीते 4 वर्षों से जो है ना चल रहा था कार्यक्रम, कौन कौन सा चल रहा था उसके बारे में भी यहाँ पे डेटा दिया गया है कि अत्यधिक गरीबी खत्म करने के लिए केरल पिछले 4 सालों से कार्यक्रम चला रहा था और एक्सट्रीम पॉवर्टी इराडिक्शन प्रोग्राम के तहत स्थानीय निकायों की अगुवाई में कार्यक्रम लक्ष्य को तय कर चलाए जा रहे थे। इसे स्वरोजगार के लिए सहायता दी गई है। ठीक है, यानी इसके लिए जो है ना गरीब परिवार की पहचान करके उन्हें घर, दवा, भोजन उपलब्ध कराया गया। कई लोगों को स्वरोजगार के लिए जो है ना सहायता दिए गए। 2021 में लेफ्ट की दूसरी बार सत्ता आई, उसके तुरंत बाद जो है ना ये सारी चीजें वो सारी चीजें ध्यान में रखना है। हमें जो है अपनी चीजों को ध्यान में रखना है। 11 वर्षों में 21 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। कहा जाता है वर्ल्ड बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 11 सालों में करीब 26.9 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। 2011-12 में देश की अत्यधिक गरीबी दर जो थी वो 27.1% थी। ठीक है, 27.1% थी। वहां से जो है ना 2022-23 में घट करके कितना रह गया था, 5.3% रह गया था। 2011-12 में जो है ना 34.4 करोड़ अत्यधिक गरीबी में थे, जो कि जो है ना 34.4 थे 2022 में अत्यधिक गरीबी में, और 2022-23 में यह घट करके जो है ना कितना हो गया, 7.5 करोड़ हो गया था। ठीक है, तो ये भी चीज हमें ध्यान रखना है। अब कहा जाता है ना कि मुख्य रूप से इन मापदंडों का पर काम किया गया है। 4 मुख्य मापदंड हैं पर पहचान की गई, यानी केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के नेतृत्व में पूरे राज्य में लगभग 4 लाख इन्यूमरेटर भेजे गए। अत्यधिक गरीब परिवारों की पहचान 4 मुख्य मापदंडों पर की गई, जिसमें भोजन हो, स्वास्थ्य हो, आय हो, आवास हो। जिन परिवारों के पास ये नहीं थे उन्हें अत्यधिक गरीब माना गया है। माइक्रो प्लान तैयार किए गए। स्थानीय स्वशासन विभाग ने हर परिवार से सलाह लेकर के अलग अलग माइक्रो प्लान बनाए हैं। माइक्रो प्लान में शॉर्ट टर्म यानी फायदे तुरंत दिए जाते थे, मीडियम टर्म जो 3 महीने से 2 साल के अंदर पूरे हो सकते थे, और लॉन्ग टर्म हिस्से शामिल थे। जिन 64,006 परिवारों की पहचान अत्यधिक गरीब के तौर पर की गई, उनकी जरूरतों के आधार पर माइक्रो प्लान तैयार किया गया था। ये सुविधाएं भी दी गई, यानी जो पहचाने गए जो लोग थे उनके जरूरतों के हिसाब से इंश्योरेंस उनको दिया गया, मनरेगा जॉब कार्ड दिया गया, बच्चों को स्कॉलरशिप और पढ़ाई का सामान दिया गया, फ्री ट्रेवल पास भी दिए गए, और भूमिहीनों को जमीन दी गई। दवा, घर उपलब्ध कराए गए। 3,913 परिवार को घर दिया गया। 1,338 परिवारों को जमीन और घर दिए गए। जरूरतमंदों को फूड किट और दवाइयां दी गई। 4,394 परिवारों को रोजी रोटी का सपोर्ट दिया गया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान भी रखना है। अब बात किया जाता है ना कि देखिए क्या प्रयास हुए हैं, तो 20,648 परिवारों को रोजाना भोजन कराया गया। 5,651 नए घर बनाए गए, उन्हें 2 लाख रुपए तक दिए गए। 5,522 घरों की मरम्मत कराई गई और 85,721 लोगों को इलाज, दवाइयां और उपलब्ध करवाए गए हैं। ग्रामीण भारत में गरीबी दर ज्यादा है, और ये जो है कहा जाता है कि 18.4% से घट करके वो कितना रह गया है, 2.8% रह गया है। शहरी क्षेत्र में जो है 10.7 से घट करके 1.1% रह गया है। ठीक है, मापने के जो है ना 2 बड़े पैमाने हैं। कहा जाता है कि भारत में गरीबी तय करने के 2 बड़े पैमाने जो है स्थापित किए गए हैं।
वो कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक की जो है ना गरीबी रेखा का पैमाना और नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल गरीबी इंडेक्स, ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। और गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, ये सारी चीजें जो है ना आप पेपर 3 में पढ़ते हैं, वहां पर अगर ये डेटा आप यूज करेंगे तो आपके एग्जामिनेशन के लिए आपका जो है ना बेहद ऑथेंटिक हो जाएगा। आपका ये डेटा भी ऑथेंटिक है और आपके आंसर भी ऑथेंटिक हो जाएंगे। कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक की परिभाषा के तहत जिन लोगों की आय प्रतिदिन $3 लगभग ₹257 से कम है, उन्हें अत्यधिक गरीब माना जाता है। पहले यह सीमा $2.15 यानी लगभग ₹178 प्रतिदिन था। ठीक है, तो अत्यधिक गरीब कौन है, इसका जो है पैरामीटर क्या है, तो जो है ना उसका अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक बताता है कि जो प्रतिदिन $3 से कम जो है ना अर्न करते हैं, वो जो है ना अत्यधिक गरीब की सूची में आते हैं। समझ रहे हैं बात, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में हम बात करें दोस्तों, यहीं पर यह भी चीज कहा गया है कि देखिए जो है मुक्त घोषित कर दिया, अत्यधिक गरीबी से मुक्त, ये तो हमने डिस्कशन कर ही लिया है। नेक्स्ट है माओवाद हिंसा मुक्त देश का संकल्प करेंगे पूरा। ठीक है, और ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है और इन्होंने कहा है कहां पे, तो ये जो है ना छत्तीसगढ़ के रायपुर में ये थे, उन्होंने वहीं पर कहा है। और आप सभी को पता है कि 2026 में जो है ना नक्सलवाद को से मुक्त हो जाएगा भारत, ऐसा गृह मंत्रालय का भी कहना है, लक्ष्य है सरकार का। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये हमारा माओवाद जो है ना, ये यूपीएससी मेंस आपने देखा होगा 2025 का, वहां पर पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी का जो है ना ये क्वेश्चन था डायरेक्ट माओवाद पे, तो आपको इन सारी चीजों से जो है ना चीजें समझनी पड़ेगी। देखिए ये सारी चीजें इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ जिससे जो है ना कि आपका समय खराब हो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो है ना सिलेबस का एक पार्ट है, वहां पे एक जो है ना टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री जब ऐसी बातें करते हैं कि कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि माओवादी हिंसा मुक्त देश का संकल्प पूरा करेंगे, और वर्ष 2014 में जब सरकार इनकी बनी और सरकार चलाने का मौका इनको मिला, तब हमने देश को माओवाद हिंसा से मुक्त कराने का संकल्प लिया था, ऐसा इनका कहना है। तब 125 जिले, देखिए एक डेटा मिलता है आपको, 125 जिले माओवाद के चपेट में थे और अब सिर्फ जो है ना 3 जिले बचे हैं। ये जिले जल्द ही माओवाद हिंसा से मुक्त हो जाएंगे, यानी 125 जिला जो है था ना 2014 में था और 2025 आते आते जो है ना सिर्फ 3 जिले बचे हैं जहां पे माओवाद जो है ना अभी हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने जो है ना छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर जो है ना नवा रायपुर में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे, वहां पर ये ऐसी बातें कही हैं। इस अवसर पर उन्होंने विधानसभा के नए भवन के लोकार्पण के साथ सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी 14,260 करोड़ से अधिक की रुपये की जो है विकास परियोजना का उद्घाटन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कहा जाता है कि माओवाद हिंसा का जिक्र करते हुए ये प्रधानमंत्री जी भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि वह लाखों माताओं बहनों को अपने बच्चों के लिए रोते बिलखते नहीं छोड़ सकते। उन्होंने ये भी कहा कि जहां कभी बम व बंदूक का खौफ था, वहां अब विकास पहुंच रहा है। समझ रहे बात, तो ये चीजें हमें जो है ना समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है छत्तीसगढ़ के 1 दिवसीय दौरे पर जब गए तो वहां पर जो है ना ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांति पुरस्कार एकेडमी फॉर द पीसफुल वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन भी किया है, तो ये भी चीज हमारे एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि वहां पर जो है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है और शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी लोकार्पण किया है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि सबसे भारी उपग्रह बाहुबली जो है ना ये सफल परीक्षण इसका कर दिया गया है। ठीक है ना, ये भेज दिया गया है। ठीक है, अब ये जो है ना कि कल भेजा गया है, तो ये जो है आपका 2 तारीख का न्यूज था कि भेजा जाएगा। ठीक है, लेकिन जो है ना अंतरिक्ष में जो है नौसेना की जो है ना ये ताकत बढ़ गया है और इसरो ने जो है ना लॉन्च किया है सबसे भारी उपग्रह, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये श्रीहरिकोटा से जो है ना ये भेजा गया है और ये 4000 किलोग्राम वर्ग के संचार उपग्रह CMS-03 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से जो है ना तैयार, मतलब लॉन्च कर दिया गया और 4410 किलोग्राम वजनी यह उपग्रह भारतीय धरती से अब तक प्रक्षेपित किए जाने वाले सबसे भारी उपग्रह है। समझ लीजिए, ये आपको याद रखना है CMS-03। अब कहा जाता है ना कि वाहन असेंबल, कहा जाता है कि यह उपग्रह जो है LVM-3M5 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया है और इस रॉकेट को अपनी भार उठाने की क्षमता के कारण इसको बाहुबली कहा जाता है। इसरो के अनुसार लॉन्च वाहन को पूरी तरह असेंबल करके इसको जो है कर दिया गया और इसे अंतरिक्ष यान के साथ एकीकृत कर दूसरे लॉन्च पैड पर प्री लॉन्च तैयारी के लिए स्थानांतरित जो है ना मिशन, इसका क्या है, मिशन का उद्देश्य है CMS-03 मिशन का मकसद भारत और आसपास के समुद्री इलाकों में बेहतर मल्टी बैंड संचार सेवा देना, ये आपको उद्देश्य पता होना चाहिए। समझ रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखना है। और ये देखिए कहा जाता है कि सबसे भारी उपग्रह फ्रेंच गयाना से लॉन्च किया गया था, जो कि इसरो ने इससे पहले अपना सबसे भारी उपग्रह कब किया था, तो ये जो है ना 2018 में किया था। ठीक है, GSAT 11 दिसंबर 2018 में फ्रेंच गयाना के कुरू लॉन्च बेस से एरियन 5 VA246 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया था और 5854 किलोग्राम
वजनी GSAT-11 इसरो द्वारा अब तक का बनाया गया सबसे भारी उपग्रह है। तो ये आपको याद रखना है, GSAT-11 के बारे में दिसंबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया था फ्रेंच गुयाना से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब कहा जाता है कि LBM-3 जो है ना, रॉकेट का जो है ना चंद्रयान-3 में जो है इसका इस्तेमाल किया गया था। तो इससे पहले जो LBM-3 रॉकेट का उपयोग कब किया गया था, तो चंद्रयान-3 मिशन में किया गया था, जिसके जरिए भारत जो है ना 2023 में चांद के दक्षिण ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना था। और LBM-3 रॉकेट 4000 किलोग्राम अब तक जो है ना पेलोड GTO में और 8000 किलोग्राम तक का पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट LEO में ले जाने में सक्षम है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो कहा जाता है ना कि इसका जो ये उपग्रह है, ये इसका विशेषता क्या है, कहा जाता है कि GSAT-7R को CMS-03 के तौर पर जो है ना भी जाना जाता है। और 2013 में लॉन्च GSAT-7 रुक्मिणी की जगह लेगा GSAT-7R। कहा जाता है कि 4410 किलोग्राम वजनी उपग्रह को स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है और हिंद महासागर में नौसेना की कनेक्टिविटी ताकत में कई गुना बढ़ोतरी की जाएगी इसके माध्यम से। युद्धपोतों हो, विमानों और पनडुब्बियों के बीच निर्बाध व सुरक्षित संचार जो है ना संपर्क बनाए रखेगा ये, और 15 वर्षों तक संचार सेवाएं प्रदान करने में ये सक्षम है। बहुबाली प्रक्षेपण यान की खूबियां क्या है, तो कहा जाता है ये जो प्रक्षेपण यान जो है LBM-3 M5, कहा जाता है ये 45.5 मीटर लंबा है। इसरो का बाहुबली LBM-3 M5 रॉकेट इसका नाम है और 4000 किलोग्राम वजन वाले GTO पेलोड ले जा सकता है और 8000 किलोग्राम वजन वाले लो अर्थ ऑर्बिट पेलोड ले जाने में यह सक्षम है। 642 टन तक भार के साथ लॉन्च हुआ प्रक्षेपण यान। और 2023 में आपको हमने बताया कि चंद्रयान मिशन के दौरान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतर चुका है बाहुबली रॉकेट। LBM-3 को जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 भी कहा जाता है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने बात कर लिया है कि, लेकिन देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि दुनिया के सबसे भारी उपग्रह जो है वो कौन है, तो चाइना का है जिसको सीजान बोलते हैं जो 8000 वजन का है। कनाडा का है, ठीक है, टेलस्टार 19B जो 7075। अमेरिका का है टेरिस्टार 01 6910। यूरोपियन का है इकोस्टार 21 6871। और भारत का है GSAT-24 4181। ठीक है, ये सारे जो है वजन जो है ये किलोग्राम में है, ये आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि तेज हवा के बाद भी सफल उड़ान इसका हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। भारी पेलोड ले जाने वाले रॉकेट कौन कौन से हैं, तो भारी पेलोड ले जाने वाले रॉकेट जो है अमेरिका का फाल्कन हैवी है जो कि इसका पेलोड जो क्षमता है 26700 है। रूस का है अंगारा M5 जिसका 24500 है। चीन का है लॉन्ग मार्क 5 14000 है। और यूरोप का एरियन है 50865, ठीक है, किलोग्राम। तो यूरोप का जो है ना एरियन जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना क्षमता रखता है। ठीक है, अब कहा जाता है ना कि LBM जो है जिसके माध्यम से गया LBM-3 जिसको हम बाहुबली नाम देते हैं, ये जो है ना अभी अब तक जो है ना 4 उड़ानें इसका हो चुका है। ठीक है ना, कहा जाता है कि इनमें 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3, 26 मार्च 2023 को OneWeb और 22 अक्टूबर 2022 को अन्य उपग्रह तथा 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2 को जो है ना उपग्रह को छोड़ा गया था। चंद्रयान एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट EPO में भेजे गए जिसकी दूरी करीब करीब GTO के बराबर होती है, लेकिन इनके वजन कम थे। जबकि 2 अन्य उपग्रह धरती के निचले ऑर्बिट LEO में भेजे गए। GTO और EPO की दूरी करीब जो है ना करीब करीब बराबर 35 से 37,000 किलोमीटर के बराबर होती है। LBM-3 के जरिए CMS-03 प्रक्षेपण से इसरो अब GTO में 4.5 हजार किलोग्राम तक के और LEO में 8000 किलोग्राम तक के उपग्रहों का प्रक्षेपण करने में सक्षम हो गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब तक विदेश से भेजे जा रहे थे भारी उपग्रह, लेकिन अब जो स्वयं का जो है हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है ना ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने से क्या फायदा होगा, ये सारी चीजें दी हुई है, ये आपको एक बार देख लेना है। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना रिपोर्ट तैयार किया है और कहा है कि हिंसा प्रभावित जिलों की जो संख्या है वो 38 रही है और देश में सिमट रहा है नक्सलवाद। देखिए हमने पहले भी बात किया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि देश में नक्सलवाद सिमट रहा है। केंद्र सरकार की कार्रवाई के कारण नक्सल जो है प्रभावित जिलों में संख्या में कमी आई है। भारत में नक्सल हिंसा में प्रभावित जिलों की ताजा जो समीक्षा में पाया गया है कि अप्रैल में 9 राज्यों के 46 जिले माओवाद से प्रभावित थे, लेकिन अब इनकी संख्या घट करके 38 रह गया है। यह समीक्षा जो है नक्सलवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015 के एक हिस्से के रूप में की गई है। केंद्र और राज्य सरकारें खतरे का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करती है और गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचना रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चिंताजनक जिलों की श्रेणी में सिर्फ 4 और सबसे अधिक प्रभावित जिलों की श्रेणी में 3 जिले रह गए हैं। तो आपको जो है ये डेटा ध्यान रखना है। ठीक है, कहा जाता है सुरक्षा जो है सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े सूत्रों के माध्यम से कहा जाता है कि नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। इसके तहत सुरक्षा संबंधी व्यय के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या 8 की कमी हुई है। दरअसल SRE एक शीर्ष स्तरीय नक्सलवाद नीति योजना है जिसके तहत केंद्र माओवादियों से लड़ने के लिए राज्यों को
वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कहा जाता है कि मार्च 2026 तक केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को खात्मा करने का लक्ष्य रखा है। हमने आपको ऑलरेडी बताया था। इसी के तहत सुरक्षा बलों को आक्रमण करवाई जा रही है, जिसके बाद सभी श्रेणियों में नक्सली हिंसा और प्रभाव के स्तर में गिरावट देखी गई है। कहा जाता है दोस्तों कि सबसे अधिक प्रभावी जो क्षेत्र है वो आपको पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट के माध्यम से कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो है ना सिर्फ 3 जिले जो है ना बचे हैं, जिनकी संख्या 1 अप्रैल को 6 थी। नक्सलवाद प्रभावित जिलों के अंतर्गत यह 6 श्रेणियों सबसे अधिक प्रभावित जिलों 2015 में 35 जिलों के साथ बनाई गई थी, जब ताकि वहां संसाधनों की केंद्रित तैनाती सुनिश्चित की जा सके, जैसे बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा। ठीक है, ये 3 जिले छत्तीसगढ़ में है। चिंताजनक श्रेणी में अगर आता है तो छत्तीसगढ़ का कांकेर आता है, झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम आता है, मध्य प्रदेश का बालाघाट आता है और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली आता है। अप्रैल में 6 में से 4 जिलों को श्रेणी से हटा दिया गया है, लेकिन समीक्षा के बाद 2 को शामिल किया गया है। अन्य नक्सलवाद प्रभावित जो 4 जिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा जो है ना छत्तीसगढ़ के गरियाबंद हैं, फिर इसके बाद जो है ना मोहल्ला मान अंबा चौकी छत्तीसगढ़ का है, और उड़ीसा का कंधमाल है। ये अप्रैल में इस श्रेणी में 6 जिले शामिल हैं। नक्सलवाद, अब कहा जाता है दोस्तों कि नक्सलवाद के विस्तार खतरे वाले संभावित 27 जिले जो हैं देखना है कि सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, फिर उसके बाद जो है आपका छत्तीसगढ़ में 6 है, बिहार में 4 जिले हैं, झारखंड में 3, तेलंगाना में 2 और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में जो है ना 1-1 जिले हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि कम उम्र में दुनिया की सैर करने वालों में भारतीय सबसे आगे हैं। ठीक है, तो पर्यटन मंत्रालय के आंकड़े से जानकारी ये सामने आया है। ठीक है, कि बेहद कम समय में भारतीय पर्यटक जो है ना घूमने फिरने की योजना बना लेते हैं। उम्र कम मतलब कि छोटे, मतलब कि कम उम्र के रहते हैं ना, तो उनको घूमने का शौक ज्यादा रहता है। तो इसी पे जो है रिपोर्ट आया है। तो देखेंगे यहाँ पे कि विदेशी पर्यटकों का आगमन और भारतीय पर्यटकों का प्रस्थान क्या है। तो आगमन जो है ना, देखिए विदेशी जो आते हैं, देखिए कितना है, 15 से 24 वर्ष वाले जो हैं वो आगमन करते हैं 8.03। तो देखिए भारत के कितने प्रस्थान करते हैं। 25 से 34 वाले हैं, देखिए कितना करते हैं। 35 से 44 विदेश देखिए, और भारत का देखिए प्रस्थान वाले में 45 से 54 की बात करें तो देखिए जैसे जैसे उम्र जो है ना 45 से ऊपर होता है ना, तो विदेशी लोगों की संख्या बढ़ने लगती है और भारतीय लोगों की संख्या जो है ना यहाँ पे कम जाती है। तो ये जो है ना यहाँ से रिपोर्ट है कि 45 साल यानी 14 वर्ष से लेकर के, ठीक है, 15 वर्ष से लेकर के 44 वर्ष के जो लोग हैं, ठीक है ना, वो ज्यादा जो है ना घूमने फिरने में जो है ना बिलीव रखते हैं भारतीय। ये एक जो है ना डेटा है, याद रखना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अब कहा जाता है ना कि ज्यादातर विदेशी जो है ना 55 वर्ष के बाद निकलते हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, घूमने फिरने के लिए जो है ना 45 से जो है ना निकलना शुरू करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ना 55 वर्ष से ज्यादा में जो है ना निकलना शुरू करते हैं। तो ये भी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब कहा जाता है कि पानी के भीतर से दुश्मन पर प्रहार करेगा परमाणु पनडुब्बी खाबरवोस्क। ठीक है, अब ये जो है ना पेसोइडाउन परमाणु ड्रोन से लैस पनडुब्बी खाबरवोस्क से समुद्री सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। पानी में इस्तेमाल होने वाला घातक जो हथियारों हैं और रोबोटिक प्रणाली को इसकी मदद से सुरक्षित तरीके से गहराई तक ले जाया जा सकता है, और पानी के भीतर से दुश्मन पर प्रलयकारी प्रहार संभव है। ऐसा जो है ना रूस का जो है ना ये परमाणु पनडुब्बी है, इसको लेकर के ये बातें कही गई है। रूस दुनिया के महासागरों में अपनी सीमा को सुरक्षित करना चाहता है और इसी उद्देश्य से इस पनडुब्बी को तैयार किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि खाबरवोस्क श्रेणी की पनडुब्बी घातक हथियारों की मुख्य वाहक होंगी, और ऐसा कहना है जो एक्सपर्ट है उनका कि जलीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए रूस को बड़ी कामयाबी मिली है। ठीक है, अब ये जो है ना कि कहा जाता है कि 500 मीटर गहराई तक मार कर सकेगी, 113 मीटर लंबी और करीब 10 मीटर चौड़ी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति पानी में होगी। 500 मीटर गहराई तक मारक क्षमता है, और इस 100 से अधिक सैनिक सवार हो सकते हैं इस पे। 90 से 120 दिन तक का मिशन ये संभव करता है, और 10,000 टन वजन के साथ चल सकता है। कहा जाता है दोस्तों कि 100 गुना छोटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, और इस पनडुब्बी पर रणनीतिक पनडुब्बी की तुलना में देखा गया है ये सारी चीजें। देशों के पास पनडुब्बियां, जैसे सबसे ज्यादा पनडुब्बी जो है अमेरिका में है 70, रूस में 63, चीन में 61, ईरान के पास जो है 25, जापान के पास 24, दक्षिण कोरिया के पास 22 और भारत के पास जो है ये 18 है। और ये रिपोर्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2025 के अंतर्गत ये सोर्स है, वहां से लिया गया है। कहा जाता है कि दुनिया की खतरनाक पनडुब्बी जो है वो अमेरिका के पास देखें तो वर्जीनिया श्रेणी की पनडुब्बी SSN 754 क्लास परमाणु ऊर्जा और क्रूज मिसाइल से लैस पनडुब्बी है। गहराई में 240 मीटर इसकी मारक क्षमता और कुल $4.3 अरब है। चीन कहा जाता है कि टाइप 094 पनडुब्बी परमाणु ऊर्जा बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है, और इसकी गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा है, 400 मीटर की गहराई से मार कर सकती है। जापान का जो है वो आधुनिक हथियारों से लैस टगेई श्रेणी की पनडुब्बी 29 SS 30 मीटर गहराई तक मार कर करने में सक्षम है। $47 करोड़ से तैयार होती है ये, और 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी।
ईरान की बात करें तो कहा जाता है कि फतेह श्रेणी की पनडुब्बी आधुनिक मिसाइलों से लैस है और पानी के भीतर 200 मीटर नीचे से मार कर सकने में जो है ना, ये इसकी क्षमता है। 35 दिन तक पानी में रहते हैं और 6700 किलोमीटर चल सकता है। इजराइल का डॉल्फिन श्रेणी की पनडुब्बी पर 1500 किलोमीटर मार करने वाली क्रूज मिसाइलें लगाई जा सकती हैं और 200 किलोग्राम की न्यूक्लियर वॉरहेड ले से जो हमला संभव किया जा सकता है। भारत के पास अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी है, परमाणु ऊर्जा बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। 11 अरब डॉलर से इसका जो निर्माण होता है और 450 मीटर गहराई से मार संभव है और गति इसकी 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र से यह लैस है। कौन? खाबरवोस्क। कहा जाता है कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पोसेइडॉन मिसाइल के परीक्षण का ऐलान किया था, ठीक है, और इन्होंने कहा था कि पनडुब्बी से इसको जो है ना लॉन्च किया जा सकता है इसको, और इस पनडुब्बी पर रणनीतिक पनडुब्बी की तुलना में 100 गुना छोटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो ये चीज ध्यान रखना है और उसी से रिलेटेड जो है ना ये चीजें हैं, ये हमने यहाँ पर रखा है और इस पे तो हमने ऑलरेडी जो है ना चर्चा कर लिया है, ये आपको देख लेना है। अब देखिए जो है ना, रूस ने परलय ड्रोन से लैस परमाणु पनडुब्बी को पानी में उतार दिया है और खबरों की खूबियां और रूस ने पिछले सप्ताह जो किया था पोसाइडन का परीक्षण, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो खबरों पनडुब्बी को रूबिन सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ मरीन इंजीनियरिंग ने डिजाइन किया है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए नौसेना के मिशनों को पूरा करने में सक्षम है और आधुनिक हथियारों रोबोटिक उपकरणों से लैस है यह पनडुब्बी। रूस को अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुनिया के महासागरों में राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने में सक्षम बनाएगा यह पनडुब्बी। अब रूस जो आपका जो है ना पोसाइडन का परीक्षण जो किया है, कहा जाता है कि इसके बारे में कि रूस ने पिछले सप्ताह परमाणु ऊर्जा से संचालित अंडर वाटर ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया था। कोमरसेंट अखबार के मुताबिक पोसाइडन पनडुब्बी व आधुनिक टॉर्पीडो की गति से परे जाकर के काम करने में सक्षम है। यह पानी के भीतर 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर दुश्मनों के युद्धपोतों और पनडुब्बी के लिए काल बनेगा। इसे ट्रैक कर पाना लगभग असंभव है। परमाणु ऊर्जा से चलने के कारण इसकी गति और दूरी तय करने की क्षमता परंपरागत टॉर्पीडो और ड्रोन से अधिक होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पोसाइडन के सफल परीक्षण की घोषणा किया है और इसे समुद्र के भीतर एक पनडुब्बी से छोड़ा गया था और इसे निर्धारित समय और दूरी पर टारगेट को हिट किया है। इसका परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसी सामरिक पनडुब्बी के रिएक्टर से 100 गुना छोटा है और रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने इस ड्रोन का प्रलय मिसाइल बताया है इस ड्रोन को, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ब्रिटिश कालीन जो 303 राइफल जो थी वो दिल्ली पुलिस से जो है ना इसका विदाई हो गया है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या, ठीक है। तो इसके बारे में कहा जाता है ना, देखिए इसके बारे में जो कुछ तथ्य हैं ये चीज ध्यान रखना है। तो ये जो राइफलें थी वो भारतीय सेना ने जो है ना 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इसका किया था और बाद में इसे देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों को सौंप दिया गया और इन राइफलों का इस्तेमाल बीते कई सालों से नहीं के बराबर किया जा रहा है। इसलिए अब इसे जो है ना मतलब नष्ट करने की तैयारी चल रही है, ठीक है। तो 700 जो 303 राइफल जो है अभी दिल्ली पुलिस के पास है, ठीक है। 5 किलो वजन इसका होता है, ठीक है। तो इसको जो है ना हटा दिया गया है और उनको अब इसके जगह पर जो है AK-47 जो है राइफल जो है ना दिया गया है। तो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है 303 कैलिबर की 303 राइफल शुरू में ब्रिटेन के कारखानों में बनाई गई थी और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया था। यूपी, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में पुलिस बल पहले ही इसका इस्तेमाल बंद कर चुके हैं। लंबी दूरी के हथियारों में इंसास, SLR और AK-47 राइफल जो है ना अब इस्तेमाल करेंगे और कम दूरी के लिए 9mm ग्लॉक पिस्तौल और रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया जाएगा और मशीन गन्स के रूप में JVPC और MP5 को जो है ना के रूप में अपने इस्तेमाल में लाएंगे ये। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है स्वतंत्रता के बाद भारत सुदृढ़ है तो इसका श्रेय संविधान को जाता है, ऐसा कहना है CJI का, जो अभी वर्तमान में CJI हैं। उनका नाम है भूषण रामकृष्ण गवई, BR गवई जिनको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक बार आपको देख लेना है। ये ऐसा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की संगोष्ठी में बोले थे, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि भीमराव अम्बेडकर को जो है ना सच्चा राष्ट्रवादी इन्होंने बताया है, ठीक है। अब कहा जाता है दोस्तों कि 3 वर्ष में 1 अरब लोगों को भाया है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने देखा ही होगा कि मानव इतिहास की सबसे तेजी से अपनाई गई तकनीकों में से एक है और माइक्रोसॉफ्ट की AI डिफ्यूजन रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि 3 साल से कम समय में 1 अरब से अधिक लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक रास आई है। इंटरनेट हो या पर्सनल कंप्यूटर हो या स्मार्टफोन की तुलना में लोगों के बीच यह अधिक तेजी से लोकप्रिय हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट की AI फॉर गुड लैब में कोपायलट, ChatGPT, क्लाउड, जेमिनी और मिड जर्नी जैसी कई AI उत्पादों से प्राप्त डाटा का विश्लेषण किया गया है ताकि यह समझा जा सके कि दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाने को कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं। भारत में
एआई अपनाने की दर जो है ना 14.2% है और यह 65वें स्थान पर है। यूएई में 59.4% है, सिंगापुर में 58.6%, नॉर्वे में 45.3% है। ठीक है, तो नॉर्वे जैसे देश एआई अपनाने में अग्रणी है। इन देशों में भले ही शीर्ष स्तर की एआई रिसर्च ना हो, फिर भी लोगों में इसे अपनाया गया है और ग्लोबल नॉर्थ में एआई अपनाने की दर ग्लोबल साउथ की तुलना में बहुत ज्यादा है। जिन देशों के प्रति व्यक्ति आय $20,000 से कम है, वहां यह अंतर और भी अधिक दिखाई देता है। ग्लोबल नॉर्थ के देशों में आधे से ज्यादा कामकाजी वर्ग के लोग एआई का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। अफ्रीका हो और एशिया के कुछ कम विकसित देशों में एआई को अपनाने की दर 10% से कम है। तो ये आपको डेटा याद रखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूर विश्व की आधी आबादी है। ऐसा कहा जाता है कि एआई का जो मजबूत आधार है वो बिजली, कनेक्टिविटी और कंप्यूटिंग है। जहां जहां ये उपलब्ध है वहां एआई को अपनाने की दर तेज है। करीब 4 अरब लोग यानी दुनिया की आधी आबादी बिजली, इंटरनेट और कनेक्टिविटी की कमी से एआई तकनीक तक पहुंच नहीं बना पा रहे हैं। तो ये भी कारण है, ठीक है, जो कनेक्टिविटी की इश्यूज आ रही है। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों कि 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन बोपन्ना ने टेनिस से संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। 45 वर्षीय जो है बोपन्ना है, इन्होंने जो है ना लास्ट जो वीक है पेरिस मास्टर्स में खेले थे और इसमें वह कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलीक के साथ पहले दौर में हार गए थे। बोपन्ना ने 2023 में डेविस कप से विदा ली थी और युगल विशेषज्ञ हैं ये बोपन्ना, जो 22 साल तक खेलने के बाद कहा कि चुनौतीपूर्ण क्षणों में यह उनके लिए शक्ति, विश्वास और ध्येय का स्रोत रहा है। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए कि 20 युगल खिताब कुल 2 दशकों के अपने करियर में जीते हैं और एक मिश्रित युगल खिताब फ्रेंच ओपन में 2017 में जीता इन्होंने। 3 बार ग्रैंड स्लैम में फाइनल में पहुंचे और 1 बार खिताब जीता है। 2 स्वर्ण पदक एशियाई खेलों में 18 और 22 में इन्होंने हासिल किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। सबसे उम्रदराज की उपलब्धि इनके पास है। 2023 में एवडेन के साथ इंडियन वेल्स खिताब जीता। 43 वर्ष की उम्र में सबसे उम्रदराज एटीपी मास्टर चैंपियंस बने और वह जो है 2024 में सबसे उम्रदराज युगल नंबर 1 खिलाड़ी भी बने। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। बात करते हैं, कहा जाता है कि वायु प्रदूषण पर निगरानी ग्राफ फॉर्मूला की भी बदलेगी। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, इसको एक बार आपको देख लेना है। इस पे हमने ऑलरेडी बहुत सारी चर्चाएं की है। ठीक है, और ये भी देख लेना है कि ग्राफ से रिलेटेड जो है ना ग्राफ 1 में क्या आता है। कहा जाता है कि जब ये लागू होता है तो आईक्यू एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना 201 से लेकर के 300 तक जब पहुंच जाता है तो यहाँ पे नागरिक चार्टर का पर जो है ना सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया जाता है। ग्राफ 2 जो होता है वो 301 से लेकर के 400 तक जब जाता है तो जो है ना ग्राफ 1 के प्रतिबंध को सख्ती से लागू कर दिया जाता है। ग्राफ 3 जो है वो 401 से लेकर के 500 जब जाता है तो ग्राफ 2 के प्रतिबंध लागू करने के अतिरिक्त BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर रोक लगा दी जाती है। निजी भवन निर्माण और विध्वंसक गतिविधियों पर रोक लगा दिया जाता है। सड़कों की मरम्मत और खुदाई कार्य पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। ग्राफ जब 4 लागू होता है तो 450 से अधिक जब हो जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, तब ऐसी स्थिति में जो है ग्राफ 3 के प्रतिबंधों के साथ 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को छोड़कर के सभी स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाना और गैर जरूरी प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों पर रोक और पत्थरों की तोड़फोड़ और सभी तरह के खनन पर रोक लगा दिया जाता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है बुरा असर। ये कहा जा रहा है वॉरियर मॉम्स के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें इसके माध्यम से खांसी जुकाम जैसी शिकायत सामने आ रही हैं। ठीक है, तो जो मैम है मतलब कि जो माता है वो ज्यादा चिंतित है। कई स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति में मतलब की उपस्थिति कम हो गई है। बाल रोग विशेषज्ञ में मतलब कि बच्चों की जो है स्थिति में जो है स्वास्थ्य में जो है देखने को मिला है। इसके माध्यम से जो है जो जिनको स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं उनको जो है दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर जो है ना ये सारी चीजें हमारे लिए समझना जरूरी है कि वायु में जो आपका जो है PM10 और PM2.5 जो है, ठीक है, उसकी जो है ना जो है मात्रा बढ़ गया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कहा जाता है कि वायु प्रदूषण दूसरा बड़ा हथियारा है। ठीक है, हथियारा है और भारत में 20 लाख असमय मौतें हुई हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको समझना है। कहा जाता है वायु प्रदूषण लगातार बड़ा खतरा बन रहा है और हाई ब्लड प्रेशर के बाद प्रदूषण दुनिया में असमय मौतों का सबसे जो है ना बड़ा और दूसरा कारण है और यह साइलेंट किलर हर साल करीब 79 लाख लोगों को यानी 79 लाख लोगों का जो है जान ले रहा है। इनमें से करीब 54% सिर्फ जो है ना भारत और चीन में हो रही है और भारत में जो है PM2.4 का असर वैश्विक औसत से दुगना है और दिल्ली का जो हवा है वो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानकों से 10 गुना अधिक जहरीली है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना है। कहा जाता है कि हालात 5 साल में 4 बार भारत टॉप 5 प्रदूषित देशों में रहा है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे तो कहा जाता है कि प्रदूषण की स्थिति लंबे समय से गंभीर है और भारत 5 साल में 4 बार टॉप 5 प्रदूषित देशों में रहा है। तो यह देखें कि औसत PM2.5 जो है चाड 19.8, बांग्लादेश 78, पाकिस्तान, ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब कहा जाता है कि आंकड़े 2024 के औसत PM2.5 के हैं और PM2.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में होता है। यहाँ पे कहा जाता है कि 36% वैश्विक आबादी जो है WHO की अंतिम सीमा ये जो है 35 माइक्रोग्राम पर घन मीटर से अधिक
PM 2.4 में रह रही हैं। 131 भारतीय शहर नॉन अटेनमेंट सिटी यानी इनकी हवा प्रदूषण मानकों पर खरी नहीं है, और 11% प्रदूषण नॉन अटेनमेंट शहरों में 2017 से 2023 के बीच घटा है, लेकिन हालात अब भी बदतर रही है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। इसका असर जो है ना, कहा जाता है कि प्रदूषण हर 8वीं मौत की वजह है। ठीक है, PM 2.4 बहुत ज्यादा घातक है। अब इसके माध्यम से जो है आप देखेंगे हृदय रोग, लीवर, स्प्लीन, ब्लड, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, प्रजनन तंत्र जैसे गर्भावस्था पर प्रभाव पड़ता है, नवजात पर असर पड़ता है, मस्तिष्क पर यह प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है, जिसके माध्यम से सिर दर्द हो, चिंता हो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर हानिकारक प्रभाव डालेगा। फेफड़ा पर श्वसन रोग से संबंधित, त्वचा तंत्रिका अपक्षय पे आता है, रिस हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझना होगा। कहा जाता है कि 79 लाख मौतें प्रदूषण की वजह से हर साल दुनिया में हो रही है। ठीक है, जिसमें से 49 लाख जो है मौतें बाहरी PM 2.5 प्रदूषण से, और 28 लाख जो मौतें हैं घरेलू वायु प्रदूषण से, और 2 लाख जो मौतें हैं ओजोन के एक्सपोजर से होता है। कारण है 70% से ज्यादा प्रदूषण उद्योगों और वाहनों की वजह से, जिसमें आप देखेंगे भारत में वायु प्रदूषण के जो मुख्य कारण है वो 51% जो है ना औद्योगिक उत्सर्जन है, 27% वाहनों से उत्सर्जन है, और 17% जो फसल अवशेष को जलाने से होता है, और 5% जो है ना अन्य से होता है। तो ये जो फसल पराली जिसको हम कहते हैं ना, इससे होता है। ठीक है, कहा जाता है कि WHO के जो रिपोर्ट है उसमें कहा जाता है कि 3.5 वर्ष तक बढ़ सकती है अगर इस तरीके से सीमा रहा। ठीक है, और भारत के हर नागरिक की आयु जो है ना कितना, अगर इसको कंट्रोल किया जाए तो बढ़ सकता है। 8.2 वर्ष तक जो है ना औसत आयु दिल्ली में बढ़ जाएगी। यह दुनिया में सबसे अधिक संभावित जीवन प्रत्याशा वृद्धि है। ठीक है, अब देखिए ये जो रिपोर्ट है ये स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 और एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 लाइसेंट का रिपोर्ट है, इसके माध्यम से बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, यहाँ पे कहा जाता है कि पहली जुडिशियल सिटी 61 कोर्ट रूम, जजों के बंगले और सभी न्यायिक दफ्तर जो है ना ये बनकर के तैयार हुआ है। केरल में जो है 10 साल में आकार लेगा, ऐसा जो है ना प्रोजेक्ट बनाया गया। इसमें 1,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आप एक बार देख लीजिएगा। कहा जाता है कि COP30 से ग्लोबल साउथ के देशों संग जो है ना साझेदारी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ना कहाँ किया जा रहा है, आपको COP30 के बारे में पता होना चाहिए। तो COP30 का जो सम्मेलन है ये ब्राजील में किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है ना, ब्राजील में ही आयोजित किया जाएगा। जब ये होगा ना तो इसमें हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना है। शामिया सुलूहु हसन बनी तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, तो ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये बनने वाली जो है ना जो है देश की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति बनी है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इससे पहले उन्होंने जो है 2015 से 2021 तक उपराष्ट्रपति के रूप में ये कार्य कर रही थी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। रॉब जेटन बनेंगे नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री। ठीक है, नीदरलैंड के, ये 24 वर्ष के हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अब कहा जाता है दोस्तों कि दुनिया में शराब की खपत घटी है लेकिन भारत में बढ़ती जा रही है। तो ये जो है ना कहा जाता है ना, तो ये जो है ना खपत जो हो रहा है इसके कारण क्या है, ये कारण आपको समझना होगा। तो कहा जाता है कि देखिए मध्य प्रदेश में जो है ना 2021 से 2022 में जो है ना 245.33 लाख थी शराब की खपत, जो 2024-25 में बढ़कर के जो है ना 456.44 लाख लीटर हो गया है। ये लीटर की बात किया जा रहा है, यानी 86% का जो है ना इजाफा देखने को मिला है। इसी दौरान राजस्थान में यह जो है 235.86 से बढ़कर के जो है ना कितना वो हो गया है 304.16 लाख लीटर हो गया है, यानी 28.95% हो गया है। ठीक है, क्या कारण रहे हैं ये कारण आपको समझना होगा। तो फ्यूचर मार्केट इनसाइट्स के अनुसार कहा जाता है कि देश की 60% आबादी जो है ना 35 वर्ष से कम है, जिससे शराब बाजार बढ़ रहा है। WHO ग्लोबल रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत में महिलाओं में शराब खपत बीते 2 दशकों में 50% बढ़ी है। स्टेटिस्टिका और रिपोर्ट लिंक रिसर्च कहती है कि भारत में औसत आय में 30% की वृद्धि हुई है। इसी के साथ ब्रांडेड और प्रीमियम शराब की मांग सालाना 18% जो है ना बढ़ रही है। तो ये चीज आपको समझना है। ठीक है ना, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विश्व AI सहयोग संगठन की स्थापना की जाएगी, और ऐसा कहना है किनका, तो चिनफिंग का कहना है। ठीक है, तो ये जो है 32वें एपेक शिखर सम्मेलन के समापन अवसर पर जो है ये ऐसा कह रहे थे। ठीक है, और इनका कहना था कि विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग संगठन का इन्होंने प्रस्ताव रखा है, और इन्होंने कहा कि एशिया प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं को मानवता के कल्याण को दिमाग में रखना चाहिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि लाभदायक, सुरक्षित और एक समान दिशा निर्धारित की जा सके। इन्होंने ये भी कहा कि दोस्तों की अर्थव्यवस्था को समान लेकिन भिन्न जिम्मेदारियों को दृढ़तापूर्वक पूरा करना चाहिए, और विकसित अर्थव्यवस्था को विकासशील देशों को फंडिंग, तकनीक और क्षमता विकास के जरिए जरूरी सहयोग देना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब कहा जाता है कि ये जो है ना तीसरी बार है जब चीन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपेक देशों का शिखर सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब कहा जाता है ना कि देखिए कि जो ये जो आपका क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए मुक्त और खुले व्यापार के और निवेश को जो है ना बढ़ावा देने के उद्देश्य से एपेक का गठन कब किया गया था, तो 1989 में किया गया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे, कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि FIDE वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नाम जो है ना विश्वनाथ आनंद कप होगा, याद रखिएगा।
ये फैक्ट बनता है। यानी भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद के सम्मान में जो है FIDE चेस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का नाम अब जो है विश्वनाथन आनंद कप होगा। आगामी टूर्नामेंट में 80 देशों के 206 खिलाड़ी भाग लेंगे और भारत की ओर से डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा मुख्य दावेदार हैं। कर्नाटक के धारवाड़ के पुरातत्वविद प्रोफेसर रविंद्र कोरिशेट्टर को राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे कर्नाटक विश्वविद्यालय के इतिहास और पुरातत्व विभाग में एमेरिटस फेलो हैं और 40 से अधिक वर्षों से शोध कार्य कर रहे हैं। पंजाब के जलंधर के नमित वीर सिंह वालिया ने फ्रांस में आयोजित थर्ड एनएमआसे अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स टूर्नामेंट में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता है। वे पंजाब के दूसरे इंटरनेशनल मास्टर बने हैं। भारत ने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक त्रिशूल नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, और यह पश्चिमी सीमा के गुजरात और राजस्थान में हो रहा है। अभ्यास नौसेना, थल सेना और वायुसेना के नेतृत्व में 3 चरणों में हो रहा है। इसलिए जो है सर क्रीक का विवाद यहाँ पर है, वो चीज आपको ध्यान रखना है, सर क्रीक। तो इसके जवाब में जो है पाकिस्तान ने भी यहाँ पे जो है युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारी राजकुमार अरोड़ा ने फाइनेंशियल एडवाइजर का पद संभाला है और इससे पहले वे कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स रहे हैं। अब ये हमने अति गरीबी से मुक्त होने वाला केरल पहला राज्य बन गया। ये हमने इस पे चर्चा प्रॉपर डिटेल में किया था और देखेंगे यहाँ पे कि जो आपका 10 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक जो है ब्राजील में होने वाला COP30 सम्मेलन है, तो वहां पर जो है सस्टेनेबल सिक्योरिटी की बातें आती है, तो इस पे बात होगी। और ये एक ऐसी सुरक्षा है जो लंबे समय तक बनी रहे, सिर्फ आज की नहीं भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखें। इसका अर्थ है कि किसी देश या समाज की सुरक्षा केवल हथियारों और सेना से नहीं, बल्कि स्थिर अर्थव्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, समानता और आपसी सहयोग से भी जुड़ी होती है। जब लोग सुरक्षित, शिक्षित और संतुष्ट होते हैं तो समाज में शांति और स्थिरता बनी रहती है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों प्रदूषण को लेकर के जनता भी सचेत रहे। ये आर्टिकल है, ये आपको पढ़ लेना है एक बार। और आवश्यक है नए शहरों का निर्माण, ये भी बहुत जरूरी है। तमाम नए छोटे और मध्य आकार के शहरों का निर्माण करके ही तेजी से बढ़ती शहरीकरण की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, ऐसा कहना है जीएन वाजपेयी जी का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दिल्ली में वायु संकट और का जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको समझना होगा कि इसके अंतर्गत भौगोलिक परिस्थितियां क्या है, मानव निर्मित त्रासदी इसको कह सकते हैं, जवाबदेही की जरूरत कैसे है। ठीक है, तो हर साल जो है प्रत्येक वर्ष सर्दियों के दस्तक देते ही दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा जो है धुंध और हवा जो है भारी हो जाती है और सांस लेना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको हमने रिपोर्ट दिखाया ही, उसके बारे में आपको एक बार ध्यान रखना है। अब कहा जाता है ना कि पेचीदा नहीं प्रवासन की पहेली। ठीक है, पेचीदा नहीं प्रवासन की पहेली, तो ये आपको एक बार देख लेना है, बहुत अच्छा है माइग्रेशन पे। ठीक है, बिहार में सामाजिक विकास की चुनौती है, ये आपका डीएम दिवाकर है, समाजशास्त्री हैं, इनका ये है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है अति गरीबी से केरल की मुक्ति का राज समझ में आपको आना चाहिए कि संविधान से पंचायतों को मिली सभी 19 विषयों वहां हस्तांतरित हुए हैं और केरल ने यह भी सुनिश्चित किया है कि उसके बजट की 40% राशि जो है पंचायतों को सीधे मिल सके। तो ये टीकाराम मीणा है, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव है केरल के, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और यह भी कहा गया है कि जो औद्योगिक केंद्रों में रासायनिक दुर्घटना के कारण पैदा होने वाली जो आपात स्थितियां हैं, उससे निपटने के लिए जो है जरूरी पहल किया जाए। तो ये चीजें आपको जरूरी है ध्यान रखने वाला। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि पर्याप्त खनिज के बावजूद रेयर अर्थ में हम पीछे क्यों हैं। इसके बारे में अमृत त्रिपाठी हैं, भूवैज्ञानिक हैं, ये बता रहे हैं और ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये सारी आर्टिकल को आपको पढ़ना है। ठीक है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे हमारे फ्री स्टडी 94 के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, इसको आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 2 और 3 नवंबर के जो इश्यूज हैं, देखिए बहुत सारे इश्यूज होते हैं, डिस्कशन जो है प्रॉपर जो है हो पाना, सारे आर्टिकल वगैरह सारी चीजों को लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको भी करना है, मैं आपको ये कंटेंट अवेलेबल करवा दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।